Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn about the second act which was passed by the British government, and that is Pitt's India Act 1784. इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे कि इसको हम पिट्स इंडिया एक्ट बोलते क्यों हैं। इसके अलावा ये एक्ट क्यों पास किया गया और इसके मेन फीचर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इस एक्ट को हम पिट्स इंडिया एक्ट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उस टाइम जो दी देन प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, वो थे विलियम पिट। तो विलियम पिट ने खुद इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया था, पास किया हुआ था, इस वजह से उनके नेम से ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ या पास हुआ, जो कि कहलाता है क्या, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नाउ अब देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों पास किया गया। तो इस वजह से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास हुआ क्योंकि जो लास्ट एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करवाया था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि हम लास्ट वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ शॉर्ट कमिंग्स आ रहे थे, तो उसको रिमूव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया। क्योंकि कंपनी में उसी तरह करप्शन जो थी वो ख़त्म नहीं हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के बावजूद, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी तरह थी, मिसमैनेजमेंट, क्लैश ऑफ पावर चल रही थी। इस हालात को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया, पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर। इसके अलावा एक और वजह भी बनती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जितने टेरिटरीज या पोजीशंस को कंकर्ड किया है, तो उस पर अपना कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को अपने कंट्रोल में लिया थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अभी हम आगे देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल उससे ले लेते हैं। ओके, तो ये थे रीज़न्स जिसकी वजह से ये एक्ट पास हुई। अब आते हैं इसके मेन फीचर्स की तरफ, प्रोविजंस की तरफ। अच्छा, तो हमने लास्ट एक्ट में देखा 1773 एक्ट में, जिसमें गवर्नर जनरल की, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 मेंबर काउंसिल जो थी वो सेटअप कर दी गई थी, 4 मेंबर्स उसमें शामिल थे। तो इस एक्ट में क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि उस 4 मेंबर की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके 3 कर दी गई और इन 3 मेंबर्स में से एक को कमांडर इन चीफ बना दिया गया। इसके अलावा हमने इस एक्ट में ये देखा था कि अगर गवर्नर जनरल लॉ बनाएगा तो अगर मेजॉरिटी जो थी वो इसके हक में वोट करेंगी, तभी वो लॉ या वो बिल पास हो सकेगा। तो इस एक्ट में ये था कि अगर एक बंदा भी इसके हक में वोट देगा, उसको सपोर्ट करेगा, तो वो लॉ जो थी वो बन सकती थी। तो इस तरह इस एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के पावर ज़्यादा हो गई, उनको वीटो पावर भी मिल गया, मतलब गवर्नर जनरल भी वोट कास्ट कर सकता था। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोविजन या नेक्स्ट फीचर इसका ये था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो स्टॉप कर दी गई, जबकि यहाँ पे दोबारा से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई। वो कैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। किस तरह के पहले जो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो तमाम मामलात को हैंडल करते थे, सही है। जबकि इस एक्ट में क्या हुआ कि वो पावर्स डिवाइड हो गए। डिवाइड कैसे हो गए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब सिर्फ ट्रेडिंग के मामलात या कमर्शियल मामलात को कंपनी के देख सकेंगे, जबकि इसके अलावा एक और बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम ये था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगी, वो तमाम मामलात बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगी। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे। उन मेंबर्स में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, दूसरा चांसलर ऑफ द एक्सचेकर होता था और 4 प्राइमरी चांसलर होते थे इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रोविजन इसका ये था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इंडिया में ब्रिटिश ने 3 प्रेसिडेंसीज बनाए हुए थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। जिनमें से जो बंगाल के प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था इस एक्ट में। जबकि चेंज किया आया पिट्स इंडिया एक्ट में कि जो प्रेसिडेंसीज थे मद्रास और बॉम्बे के, उनको सब ऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी का। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता को जो ब्रिटिश पोजेशंस थी इंडिया में, उनको कलकत्ता रीजन को क्या कर दिया गया, उसका कैपिटल बना दिया गया। मींस जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने टेरिटरीज इंडिया में कंकर्ड किए थे, कंट्रोल किए हुए थे, तो उन तमाम जगहों को फिर क्या बोलते थे, इंडियन ब्रिटिश पोजेशंस बोलते थे। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं ये ऐड भी करना चाहूँगी कि इस एक्ट की एक बात ये भी बनती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो थी ब्रिटिश पोजेशंस का नाम यूज़ हुआ इस एक्ट के बाद, क्योंकि इससे पहले जो इंडियन टेरिटरीज थी जिन पर ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था, तो उसको इंडियन टेरिटरीज बोलते थे। जबकि आफ्टर दिस एक्ट उसको क्या नाम दिया गया, ब्रिटिश पोजेशंस का नाम दिया गया। क्लियर? सो दिस एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये थी तमाम फीचर्स इस एक्ट के, पिट्स इंडिया एक्ट के। ठीक है, सो इसके साथ इस टॉपिक की एंड हो जाती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.